हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सटॉपर्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या है? बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस को लिखा कैसे जाता है, और उसमें हम लोगों ने ढेर सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए होंगे। और याद है कि मैंने कुछ क्वेश्चन तुमसे बोला था कि ये तुम्हारे लिए होमवर्क में है, आई होप वो भी तुमने कर लिए होंगे। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अपना अगले टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं, जो कि है बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, देखो सबसे पहला तो यार बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन तो पढ़ेंगे भाई, टॉपिक का नाम डाल रखा है। और दूसरी चीज ये भी देखेंगे कि यार बुक में टॉपिक दे रखा है बैलेंसिंग ऑफ अ इक्वेशन, तो भाई पढ़ना तो है ही है, लेकिन भाई क्यों पढ़ना है? एक मन में क्यूरियोसिटी आती है कि यार बैलेंसिंग इक्वेशन को एक बैलेंस करना है, ठीक है, लेकिन क्यों करना है? तो वो भी हम लोग आज सीखेंगे कि इक्वेशन को बैलेंस करा क्यों जाता है। ठीक है, अब समझ लेते हैं यार ये बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन है क्या। तो देखो यहाँ पे मैंने यार एक इमेज डाल रखी है जो कि तुम्हें दिखाई पड़ रहा होगा भाई, पत्थरों को कितना अच्छे से बैलेंस किया गया। सबसे बड़ा एक बढ़िया छोटा सा पत्थर, उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर, फिर छोटे 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 करके पत्थर लगाए गए। जैसे बचपन में गेम्स नहीं होता था 7 टाइम्स जिसमें हम लोग ऐसे बॉल मारते थे, वैसा ही कुछ दिखाई पड़ रहा है स्ट्रक्चर। लेकिन तो वो तो बचपन की बातें, अब तो बड़े हो गए। तो अब हम लोग को बैलेंसिंग ऑफ अ इक्वेशन पढ़नी, उन पत्थरों को बैलेंस नहीं करना है। देखो अब हम लोग समझ लेते हैं कि बैलेंसिंग ऑफ अ इक्वेशन होती क्या है। ध्यान देना कि बैलेंसिंग ऑफ अ इक्वेशन होती क्या है। यहां पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं एक इक्वेशन का। ठीक है, देखो मैं यहां पे एक एग्जांपल ले रहा हूं एक इक्वेशन का। मैंने एक इक्वेशन लिखी Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4, और इससे बन रहा है ZnSO4 और साथ में H2, ZnSO4 और साथ में क्या बन रही है? H2। मैंने यार तुम्हें ये चीज बताई थी कि एक रिएक्शन में जो लेफ्ट हैंड साइड होती है, कौन सी साइड? लेफ्ट हैंड साइड। इसको सर आपने हमें रिएक्टेंट बताया था। हाँ बहुत बढ़िया, ये क्या है? रिएक्टेंट बताया था। अब ऐसे ही मैंने कहा था यार जो ये राइट हैंड साइड होगी इसका भी मैंने कुछ नाम रखा था। सर आपने राइट हैंड साइड का नाम प्रोडक्ट रखा था। अच्छा, इस रिएक्शन में तुम्हें कुछ ऊपर एटम्स दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे एक रिएक्शन हो रही तो डिफरेंट डिफरेंट एटम, जैसे कि जिंक का एटम, हाइड्रोजन का एटम, सल्फर का एटम, ऑक्सीजन का एटम, यही रिएक्ट करके कुछ नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो यहां पे मैं एक काम ये कर रहा हूं कि इस पूरी रिएक्शन में इस्तेमाल होने वाले सारे एटम्स को एक साइड कर रहा हूं। कौन कौन से एटम्स हैं पूरी रिएक्शन में? तो सर हमें यहां पे जिंक दिखाई पड़ रहा है, हाइड्रोजन दिखाई पड़ रहा, सल्फर दिखाई पड़ रहा और ऑक्सीजन दिखाई पड़ रहा, और सेम यही एटम्स इधर भी हैं। तो यानी सर हमें यहां पे जिंक दिखाई पड़ा है तो जिंक लिख दीजिए, सल्फर लिख दीजिए, हाइड्रोजन लिख दीजिए और ऑक्सीजन लिख दीजिए। अब मैंने तुमसे पूछा कि हम इन एटम्स को गिनेंगे, दोनों साइड कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे, ये कितने कितने एटम्स हैं। तो यार सर जब आपने एटम गिने तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड का गिन लेते हैं, फिर उसके बाद कहां के गिन लेंगे? राइट हैंड साइड का गिन लेंगे। तो जरा मुझे बताना लेफ्ट हैंड साइड पे जिंक के कितने एटम है? लेफ्ट हैंड साइड पे जिंक के कितने एटम है? सर जब लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं तो यहां जिंक मुझे दिख रहा है, और जिंक के कितने एटम है? सर जिंक का तो एक ही एटम लिखा हुआ है, तो यहां पे 1 लिख दीजिए। ठीक है, मैंने कहा 1 लिख देते हैं भाई। अब ऐसे ही राइट हैंड साइड पे मैं तुमसे पूछूं जिंक के कितने एटम है? सर जिंक ने यहाँ कुछ फॉर्मूला बना रखा है SO4 के साथ, तो लेकिन जिंक पता करना है तो जिंक पे जरा गोला मारें और देखें क्या जिंक एक ही है? हाँ जिंक तो एक ही है, तो जिंक को भी इधर कितना लिख दे रहे हैं? 1 लिख दे रहे हैं। अब ऐसे ही सल्फर पे आ जाओ, सल्फर लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं? सर सल्फर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में फंसा है, लेकिन दिख तो एक ही रहा है, तो हमने कहा कि एक ही दिख रहा है तो एक ही लिख दो। अब ऐसे इधर जरा बताना सल्फर कितना है? सर इधर सल्फर जिंक और ऑक्सीजन के बीच में है, लेकिन दिख तो ये भी एक ही रहा है, तो जब एक ही दिख रहा है तो इसको भी क्या कर दें? 1 ही लिख दें। अब ऐसे ही जरा ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे आ जाएं, तो हाइड्रोजन जरा मुझे देख करके बताना। सर हाइड्रोजन देखा तो यहाँ H तो दिख गया, लेकिन सर H के साथ कुछ 2 लगा हुआ है, तो मैंने कहा भाई वो हाइड्रोजन के 2 एटम है, वो ये दिखा रहा है। तो तुमने कहा अच्छा हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो सर यहाँ 2 लिख दीजिए। अब ऐसे ही यहाँ पे भी हाइड्रोजन तो दिख रहा है, लेकिन उसके साथ कुछ 2 लगा हुआ है, तो मैंने कहा फिर से कहा वो हाइड्रोजन के क्या है? 2 एटम है। तो अच्छा 2 एटम है, तो सर यहाँ पे क्या लिख दिया जाए? 2 लिख दिया जाए। अब ऐसे अगर मैं तुमसे पूछूं ऑक्सीजन, तो तुमने कहा सर ऑक्सीजन के साथ 4 लगा है, मतलब ये क्या 4 ऑक्सीजन के एटम है? हाँ, तो 4 ऑक्सीजन के एटम है, यहाँ पे इनको लिखो। अब ऐसे इधर ऑक्सीजन देखा तो इधर भी ऑक्सीजन के साथ सर 4 लगा हुआ है, तो क्या ये ऑक्सीजन के 4 एटम है? तो हाँ ऑक्सीजन के 4 एटम है, और इसको भी यहाँ पे लिख दो। अब जरा दोनों साइड चेक करो कि नंबर ऑफ एटम कितने आए। तो जिंक के केस में क्या ये इक्वल है?
तो हाँ सर बिल्कुल इक्वल है। सल्फर के केस में क्या इक्वल है दोनों साइड? हाँ इक्वल है। हाइड्रोजन के केस में दोनों साइड बराबर हैं? तो हाँ बराबर हैं। ऑक्सीजन के साइड दोनों बराबर हैं? हाँ बराबर हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक ऐसी इक्वेशन, ध्यान देना, एक ऐसी इक्वेशन जहां पे एटम्स लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होते हैं किसके? राइट हैंड साइड के। मतलब एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड इक्वल्स टू द एटम ऑफ प्रोडक्ट साइड। इस तरह की इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। इस तरह की इक्वेशन को हम लोग बच्चों क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड इक्वेशन बोलेंगे। मतलब यार ऐसी इक्वेशन जहां पे रिएक्टेंट में जितने एटम दिखाई पड़े उतने ही एटम प्रोडक्ट में भी हैं, तो उस तरह की इक्वेशन को क्या बोल देंगे? बैलेंस्ड इक्वेशन। अब इसके बाद जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फिर अनबैलेंस्ड इक्वेशन कौन सी होगी। ये तो चलिए सर बैलेंस्ड है, फिर अनबैलेंस्ड का जरा एग्जांपल दीजिए। तो अनबैलेंस्ड का एग्जांपल दे रहा हूं, तो इधर ध्यान दो कि अनबैलेंस्ड का एग्जांपल क्या होगा। देखो एक रिएक्शन में लिख रहा हूं KClO3 और इसको जब हीट किया तो इससे बन गया KCl + O2। अब मैंने तुमसे वही सेम टेबल यहां पे प्रिपेयर करवाई, ऊपर से देख देख करके बताना बच्चों। K है, Cl है और O है। क्या यही एटम है? K है, Cl है और O है। K है, Cl है और O है दोनों साइड। अब यहां पे मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा और इधर की तरफ मैं क्या लिख दूंगा? राइट हैंड साइड के एटम। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जरा मुझे पोटेशियम देख के बताना। सर पोटेशियम बहुत आसान है, पोटेशियम अकेला दिखाई पड़ रहा है तो मतलब 1 है, और इधर भी पोटेशियम अकेला दिखाई पड़ रहा है मतलब पोटेशियम कितना है? 1 है। क्लोरीन देख करके बताओ तो क्लोरीन भी सर अकेला ही दिखाई पड़ रहा है इधर भी, और क्लोरीन इधर भी अकेला दिखाई पड़ रहा है, मतलब दोनों साइड क्या है? 1 1 है। अब ऐसे ही ऑक्सीजन देखा तो यार ऑक्सीजन के साथ कितना लगा पड़ा है? 3, तो ऑक्सीजन मतलब 3 है। अब ऐसे इधर भी ऑक्सीजन देखा, लेकिन ऑक्सीजन के साथ इधर कितना लगा हुआ है? 2 लगा हुआ है। तो सर पहले में तो बराबर है, दूसरा भी बराबर है, लेकिन तीसरा क्या है? अनइक्वल है। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, वो इक्वल नहीं होते हैं राइट हैंड साइड के, उस तरह की इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? उस तरह की इक्वेशन को हम लोग अनबैलेंस्ड इक्वेशन बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई कि यार एक केमिकल इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड के एटम है अगर राइट हैंड साइड के बराबर होंगे तो उसका बैलेंस्ड इक्वेशन नाम रखा जाएगा। अगर वो अनइक्वल है तो उसका नाम क्या रख दिया जाएगा? उसका नाम अनबैलेंस्ड इक्वेशन रख दिया जाएगा। इतनी बात हम लोग को समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। तो यार एक इक्वेशन 2 तरह की होती है। टाइप्स ऑफ इक्वेशन कितने तरह की होती है भाई? 2 तरह की। सबसे पहला अनबैलेंस्ड वाली का ही नाम क्या है? स्केलेटल इक्वेशन। पहले मैं इसको स्केलेटन बोलता था, मतलब कंकाल वाली इक्वेशन, लेकिन फिर पता चला कि यार इसका नाम स्केलेटल है। ठीक है, तो अनबैलेंस्ड या फिर स्केलेटल इक्वेशन। और दूसरी कौन सी होती है? बैलेंस्ड इक्वेशन। यार अगर आएगा ना तो मैं इतना आसान नाम नहीं देगा, तुमसे क्या बोलेगा? स्केलेटल इक्वेशन से क्या समझते हो बताओ? तो यानी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या होते हैं? अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। कहां कहां पे यार? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड या फिर स्केलेटल इक्वेशन। अब यहां पे देखो बैलेंस्ड में क्या लिखा हुआ है? एक ऐसी इक्वेशन जहां पे नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड क्या होंगे यार? इक्वल होंगे। ठीक है, प्रोडक्ट साइड क्या होंगे? इक्वल होंगे, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, अब जरा एक एक एग्जांपल भी दे रखा है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, यार 20 बार लिख चुके हैं, फटाक से बता दो मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग इक्वेशन क्या होती है? तो सर मैग्नीशियम को अगर जलाओगे तो जलाने के लिए ऑक्सीजन ले लो, और जलाओगे तो MgO बन जाएगा। जलाओगे तो क्या बन जाएगा? MgO बन जाएगा। ऐसे ही रिएक्शन ऑफ जिंक विद सल्फ्यूरिक एसिड, सर जिंक तो Zn और सल्फ्यूरिक एसिड, पिछली बार आपने एक चार्ट दिया था पिछली वाली वीडियो में, उसमें लिखा था सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो H2SO4 होता है। तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो ZnSO4 बनता है और साथ में हाइड्रोजन। अभी मैंने शायद इसी का एग्जाम्पल बताया है कि ये कौन सी कैटेगरी में आती है? ये बैलेंस की कैटेगरी में आती है। और सर फिर ये कौन सी कैटेगरी में आती है? ये अनबैलेंस की कैटेगरी में आती है। क्यों? क्योंकि तुम्हें दिख नहीं रहा क्या यार? ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ कितनी है यार? ऑक्सीजन का एक ही एटम है, यानी ऑक्सीजन जो है एक तरफ 2 है और एक तरफ क्या है? 1 है, जो कि अनइक्वल है। तो यानी ये किस कैटेगरी की इक्वेशन है? ये अनबैलेंस्ड कैटेगरी की इक्वेशन है। ठीक है सर, हमें ये तो समझ में आ गया कि बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है। लेकिन सर ये अब फिर आपने बताया था कि इक्वेशन को बैलेंस करना है, लेकिन क्यों करना है? तो उसी पे आ जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, कि एक इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों पड़ता है? यहाँ पे एग्जांपल से जरा एग्जांपल पे ध्यान देना। एक एग्जांपल तुम्हारे सामने दिखाई पड़ रहा है। अब मैं यहाँ पे यार एक मास कैलकुलेट करने वाला हूँ, तुम्हें मास याद करने की जरूरत नहीं है, बस मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ अपनी तरफ से। ठीक है, तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 24 होता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16।
लेकिन यार वो तो एक ऑक्सीजन का, कितनी ऑक्सीजन है यहाँ पे 2, तो इंटू क्या करो 2, और 16 टू जा होता है 32 और प्लस 24, और इधर जरा इनके मासेस निकाले यार, एक मैग्नीशियम का 24 और एक ऑक्सीजन का 16, और 24 प्लस 16 यानी 40। इधर देख लो कितना आ रहा है, इधर आ रहा है 56। क्या ये दोनों मासेस बराबर हैं? तो सर बिल्कुल नहीं है, कहां 56 कहां 40। तो एक रिएक्शन में तुमको क्या दिखाई पड़ रहा है बताना, कि कुछ तुमने यहां पे टोटल मास कितना लिया गया है, 56 ग्राम लिया गया है। रिएक्शन होने के बाद यार जो बचा है वो 40 ग्राम बचा है। अब तुम जरा मुझे बता दो कि ये 16 ग्राम मास कहां गायब हो गया, ये 16 ग्राम मास कहां गायब हो गया? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मास डिस्ट्रॉय हो जाए, जैसे कि रिएक्शन में दिखाई पड़ रहा है कि मास डिस्ट्रॉय होते हुए दिखाई पड़ रहा है कि 56 से कितना बचा, 40 ही बचा, 16 ग्राम डिस्ट्रॉय होते हुए दिखाई पड़ रहा है, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यार एक लॉ होता है जिसका नाम होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या नाम होता है इस लॉ का? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो ये लॉ कहता क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि कोई भी चेंज हो रहा हो, चाहे फिजिकल चेंज हो रहा हो चाहे केमिकल चेंज हो रहा हो, क्या बोला मैंने, चाहे फिजिकल चेंज चाहे केमिकल चेंज, जो टोटल मास है रिएक्टेंट का, जो टोटल मास किसका, रिएक्टेंट का, वो हमेशा ही प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये जिसने भी ये लॉ दिया है वो तुम्हें बहुत मारेगा, वो तुम्हें गिरा गिरा के मारेगा अगर तुमने ऐसा नहीं किया, रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के बराबर नहीं रखा। और सर फिर अगर हमें उसकी मार से बचना है तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। सर बैलेंस करने से ये कैसे सही हो जाएगा? तो मैं ये देख रहा हूं कि ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है, तो मैं क्या करूंगा, ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए, अच्छा यार 1 को 2 बनाना है तो क्या 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर 2 नहीं आ जाएगा? तो बिल्कुल आ जाएगा, तो आगे 2 लगा दो। ठीक है सर, आगे 2 लगा दिया, ऑक्सीजन तो 2 हो गई, लेकिन मैग्नीशियम क्या 2 नहीं हो गए? हाँ मैग्नीशियम भी 2 हो गए। तो जब मैग्नीशियम 2 हो गए तो यार इधर भी 2 लगा दो। अब क्या सही है कि नहीं सही है? इधर भी मैग्नीशियम 2 है और इधर भी मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है और ऑक्सीजन इधर भी कितनी है, 2 है। अब जरा मास निकाल लेते हैं यार। अब यहां पे हमें दिखाई पड़ा था मैग्नीशियम के एक एटम का मास 24, तो 2 एटम का मास कितना हो जाएगा, तो 24 इंटू 2 48 हो जाएगा, प्लस यहां पे ऑक्सीजन का मास 16 टू 32 आया था, तो इसमें 32 ऐड कर दो, इसमें 32 ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 80 टोटल। ठीक, 48 प्लस 32 करोगे तो 80 आ जाएगा। अब इधर मास निकाल लो। सर हमने MgO का तो मास निकाल रखा है 40, उसको भी अगर आगे जो ये 2 लगा है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो 40 इंटू 2 80 हो जाता है। अरे वाह, ये तो बराबर आ रहा है। तो यानी यहां पे क्या हुआ, इक्वेशन को जब बैलेंस किया तो जो रिएक्टेंट का मास है वो किसके बराबर हो जाता है, प्रोडक्ट के मास के बराबर हो जाता है। तो इसी वजह से यार बैलेंसिंग करनी पड़ती है, वरना फिर ये लॉ वायलेट होने लगता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता क्या है कि यार कोई भी रिएक्शन हो रही हो, चाहे फिजिकल चेंज हो रहा हो ड्यूरिंग एनी फिजिकल या फिर केमिकल चेंज, टोटल मास जो होगा किसका, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, और किसके अकॉर्डिंग, किसने बोला ये चीज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने बोला, जो कि एक्चुअल में क्या कहता है, ये कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसी वजह से एक रिएक्शन को बैलेंस करो ताकि उसमें कभी मास क्रिएट होता हुआ या डिस्ट्रॉय होता हुआ ना दिखाई पड़े। बढ़िया बात है। अब इसके बाद हम लोग कुछ बैलेंसिंग के क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे यहीं पे मेन अटकते हैं। ठीक है, अब जरा देखो, जैसे कि स्कूल में तुम लोग की बैलेंसिंग कैसे करवाई गई होगी, स्कूल में तुम लोग को एक टेबल बनवा करके बैलेंसिंग करवाई हो गई होगी, जो कि हम लोगों ने शुरुआत में एक टेबल यहाँ पे बनाई भी थी। ये टेबल, इसमें क्या करना होता था कि ये 3 और 2 बराबर नहीं है, तो करना ये होता था कि जहां पे ऑक्सीजन है वहां पे ऐसे 2 से बोलते होंगे मल्टीप्लाई करो, ऐसे इधर 3 से मल्टीप्लाई करो। तो मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड के ऑक्सीजन के पास क्या लगाना है, 2, लेफ्ट हैंड साइड के ऑक्सीजन के आगे क्या लगाना है, 2, और राइट हैंड साइड के ऑक्सीजन के पास क्या लगाना है, शायद से यहाँ पे कितना, हाँ 3 लगाना है, तो ये 3 लगा दिया। और फिर उसके बाद जब हमने यहाँ पे 2 लगा दिया तो जो K और Cl है वो भी कितने हो गए, वो भी 2-2 हो गए, ये 1 नहीं रहे। अब
ये कितने हो गए, 2 हो गए। इनको 2 बनाना है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, मतलब यहाँ पे इसके आगे क्या लगा देना है, 2 लगा देना है। तो यार बहुत बोरिंग मेथड है, बहुत फुद्दू मेथड है कि इस तरह से टेबल बना, क्योंकि यार तुम खुद सोचो कि यार बोर्ड्स में क्या होने वाला है, इस तरह की कोई डायरेक्ट इक्वेशन तुम्हें बैलेंस करने को क्यों ही बोलेगा, तुमसे क्या बोलेगा, भाई एक इक्वेशन लिखी हुई है इसको बैलेंस कर दो और बढ़िया से 1 नंबर ले जाओ, नहीं कोई नहीं बोलने वाला ऐसा। तुमसे पता है क्या बोलेगा कि एक मतलब तुमसे कोई भी, जैसे मैं अगर 5 नंबर के क्वेश्चन की बात करूं कि कोई कंपाउंड x है जिसने y के साथ रिएक्ट किया एंड समथिंग z बनाया, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ कुछ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी होगी, लेकिन अब तुम खुद सोचो फिर उसके बाद जब तुम आइडेंटिफाई कर लोगे x y z को, तुमसे बोलेगा अब इसकी रिएक्शन लिख करके दिखाओ, तो तब रिएक्शन लिखनी होगी, और ना कि तुम्हें ऐसे बोलेगा कि भाई इसको बैलेंस कर दे और मैं खुश हो गया भाई 1 नंबर ले जा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब यहां पे देखो हम लोग बैलेंसिंग सीखते हैं ताकि उनको हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकें, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं इन सारे एकदम फुद्दू फुद्दू क्वेश्चनों से, देखो शुरू करा जाए भाई। अब यहां पे क्या करना है, अच्छा मैं तुम्हें अपने मेथड से बताऊंगा कि मैं कैसे बैलेंस करता था इक्वेशन, ठीक है। जैसे कि यहां पे हम लोग कुछ ट्रिक्स भी सीखने वाले हैं, मैंने इसमें काफी सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं जिसमें मैं तुम्हें कुछ बैलेंसिंग करने की ट्रिक्स भी बताऊंगा बढ़िया बढ़िया, जिनसे लगभग तुम्हारी सारी इक्वेशन बैलेंस हो जाने वाली है, ठीक है। अब यहां पे जैसे मैं सबसे पहली ट्रिक बताता हूं, ठीक है, लेकिन ये ट्रिक हमें हर जगह नहीं यूज करनी, जहां पे यूज हो रही होगी वहीं पे लगाई जाएगी, ठीक है। अगर हम लोग के पास ऑड नंबर में कोई एलिमेंट प्रेजेंट है, ऑड नंबर ऑफ कोई एलिमेंट प्रेजेंट है, तो सबसे पहला काम कि उसको इवन बना लो, सबसे पहला काम क्या कर लो, उसको इवन बना लो। और इवन बनाना तुम लोग को बड़ा बढ़िया से आता होगा कि यार कोई भी अगर ऑड नंबर है उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, इवन में। फिर इसके बाद खेल खेलो भाई, बैलेंस करते रहो, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे C+O2 है, इससे CO बन रहा है, ठीक है, C+O2 है, इससे क्या बन रहा है, CO बन रहा है। मैं देख रहा हूं कि ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन कितनी है, 1 है। तो अभी मैंने बताया कि ऑड है अगर ऑक्सीजन तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और क्या बनाओ, इवन बनाओ। तो मैंने 2 मल्टीप्लाई किया ताकि ऑक्सीजन क्या बन जाए, इवन बन जाए। अब ऐसे ही कार्बन कितने हो गए, 2 हो गए, तो कार्बन के लिए यहां पे क्या लगा दो, 2 लगा दो। पहली इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। दूसरी पे आ जा भाई। अब यहाँ पे हर जगह मैंने कहा ये नहीं लगाना है, जहां जहां पे लगेगा मैं बताता हूं। अब जैसे यहाँ पे तुम डायरेक्ट देख करके बता सकते हो यार कि नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे यार दोनों 1-1 है, दोनों को 2-2 बनाना है तो आगे क्या रख दो, सीधे 2 रख दो ताकि 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 हो जाए, ठीक, सिंपल। अब ऐसे ही अगले वाले पे आना जरा, ZnS+O2 इससे क्या बन रहा है, ZnO+SO2 बन रहा है। अब यहां पे इसको बैलेंस करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। सबसे पहला हम लोग क्या देख रहे हैं कि मैं ये देख पा रहा हूं यार कि ऑक्सीजन मेरे पास यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन मेरे पास यहाँ कितनी है, 1 है, तो 1 + 2 यानी टोटल 3 मिल रही है। उधर कितनी मिल रही है, उधर 2 मिल रही है, ठीक है। ये चीज हमें दिखाई पड़ रही है। अब यहां पे मैं क्या करूंगा कि इन 3 को, मतलब यहां पे मुझे लेफ्ट हैंड रिएक्टेंट साइड में मुझे 3 दिखाई पड़ रहे हैं जो कि यार एक ऑड नंबर है, तो मैं क्या करता हूं कि यहां पे 2 लगा देता हूं। क्यों लगा देता हूं, क्योंकि यार 2 और 2 टोटल कितने हो जाएंगे, 4, जो कि एक इवन नंबर है। अब देखो ये 2 किसके आगे लगा, ये 2 जिंक के आगे लगा है सर, तो उधर भी जिंक के आगे क्या लगाओ, 2 लगाओ, लगा दिया। लेकिन सर जब 2 लगाए तो सल्फर भी कितने हो गए, 2 हो गए, तो सल्फर के आगे भी 2 लगाओ, लगा दिया। अब जरा यहां पे ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं, 2 2 जा 4 यहां पे, और 2 ये रही, तो 4 + 2 कितनी हो गई, 6 हो गई। अब यहां सर 6 बनाना है तो 6, 2 पहले से लिखा हुआ है, 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 2 जा 6 हो जाएगी। तो इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, 2 3 2 2 इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। अब ऐसे ही अगले वाले में बढ़ते हैं भाई। अब जल्दी जल्दी बताना है कि 3 है, ऑड नंबर है, ऑड को इवन बनाओ, 2 से फटाक से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब 2 से यार मल्टीप्लाई कर दिया तो एल्यूमिनियम 2 2 जा 4 हो गए, तो यहां भी एल्यूमिनियम को 4 बना दो। और फिर उसके बाद देखो 2 3 जा 6 ऑक्सीजन हो गई, यहां 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करो, 3, ताकि 3 2 जा क्या हो जाए, 6 हो जाए। अब ऐसे ही अगले वाले में देखो, अगले वाले में कुछ ऑड इवन नहीं खेलना, क्योंकि यार 2 नाइट्रोजन है, इधर भी 2 नाइट्रोजन है, Mg 3 है और Mg इधर 1 है, तो आगे बस 3 लगाओ और इसको भी बैलेंस कर डालो। अब ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। अच्छा यार अगर तुम लोग को आ रही हैं अपने आप से करते जाओ फटाफट और आंसर मैच करते जाओ, ठीक है। हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस पे करने वाले हैं। देखो Al + N2 इससे क्या बन रहा है, Aln बन रहा है। तो यार नाइट्रोजन 2 है, इधर कितनी है, 1 है, ठीक। तो नाइट्रोजन को 2 करने के लिए मैंने आगे 2 लगाया, लेकिन सर जब आपने 2 लगाया तो एल्यूमिनियम भी तो 2 हुए, तो उनको भी तो 2 करो, हाँ 2 कर दिया। अब क्या इक्वेशन बैलेंस है, तो बिल्कुल बैलेंस है भाई। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो
फिर अब यहाँ पे ऑड इवन थोड़ा खेल लिया जाए। वैसे करना चाहो तो ऐसे नॉर्मली भी कर सकते हो, लेकिन बस मैं एक बढ़िया सा रूल है, हमेशा इक्वेशन बैलेंस हो जाती है तो वही बता रहा हूं मैं। यहाँ पे 2 है जो कि एक इवन है, यहाँ पे देखो 2 + 1 कितना हुआ 3, ऑड है। तो ऑड को इवन करने के लिए जहां पे ऑड है उसी के आगे क्या लगाओ 2 लगाओ। अब जब 2 लगाया तो सर नाइट्रोजन भी तो 2 हो गई, हाँ तो नाइट्रोजन जब 2 हो गई तो यार इधर भी 2 लगा दो ताकि नाइट्रोजन 2 हो जाए, इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब आगे बढ़ते हैं यार, SO2 + O2 इससे SO3 बन रहा है, कहां पे ऑड दिखाई पड़ रहा है सर, हमें 3 ऑड दिखाई पड़ रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 सल्फर यहां है तो 2 सल्फर यहां कर दो। अब 2 2 4, 4 + 2 6, 4 + 2 6, और यहां देखो 3 2 6, ये भी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अगली वाले में कुछ ऑड इवन नहीं यार, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, यहां 1 यहां 1, आगे 2 मल्टीप्लाई करोगे अपने आप दोनों 2 2 बन जाएंगे। अब ऐसे ही अगला वाला करो, सर हमें यहां 3 ऑड दिखाई पड़ा तो 2 से मल्टीप्लाई करो ना भाई, और 2 Fe हैं तो 2 Fe कर दो, ठीक। लेकिन सर क्लोरीन को बैलेंस करना है अभी, 2 3 6 है, इधर 6 बनाने के लिए 3 मल्टीप्लाई कर दो तो 3 2 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी इक्वेशन बैलेंस हो गई, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो अब इसके बाद थोड़ा सा और लेवल अपग्रेड करते हैं। अब यहां पे मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ट्रिक नंबर 1 तुम समझ ही चुके हो। ट्रिक नंबर 1 क्या है कि कोई चीज अगर ऑड है तो इसको इवन में कन्वर्ट करो, इनटू करके 2, उसके बाद इक्वेशंस आराम से धीमे धीमे बैलेंस होने लगेंगे। ट्रिक नंबर 2 पे आ जाओ। ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 2 है, ध्यान से सुनना, ट्रिक नंबर 2 क्या है। जैसे एक इक्वेशन लिखी है ZnS + O2, और इससे बन रहा है ZnO + SO2, ठीक है। ध्यान से सुनना, हो सकता है तुम्हें थोड़ी सी बात ऊपर से चली जाए, तुम्हारे दिमाग के ऊपर से चली जाए, इसलिए ध्यान से चीजें ऑब्जर्व करके फिर उसके बाद मुझे आंसर बताना, ठीक है। मैं यहां पे क्या कह रहा हूं कि एक एलिमेंट है, क्या है, एक एलिमेंट है जो कि सबके साथ कंबाइंड है। जैसे यहां ऑक्सीजन को देखो कंबाइंड है जिंक के साथ, ऑक्सीजन को देखो सल्फर के साथ क्या है, कंबाइंड है। लेकिन वही एलिमेंट जो कंबाइंड है किसी तरफ, वही तुम्हें किसी भी साइड, चाहे इधर या इधर, अकेला मिल जाए। मैंने क्या बोला कि जैसे ऑक्सीजन इनके साथ कंबाइंड है इधर, तो वही दूसरी साइड देखो क्या वो अकेला है, तो हाँ सर ऑक्सीजन तो अकेला मिल रहा है, तब ये मेथड काम करेगा, तब ये मेथड काम करेगा। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग फ्रैक्शनल नंबर लगा के कुछ बैलेंस करने वाले हैं, कुछ फ्रैक्शनल नंबर लगा के बैलेंस करने वाले हैं। और जिस एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूं उसको लास्ट में ही बैलेंस करना है। जैसे सबसे पहले हम लोग बाकी एलिमेंट देख लेते हैं ऑक्सीजन को छोड़ करके। मैंने देखा जिंक इधर 1 है, जिंक इधर 1 है, बैलेंस है। सल्फर इधर 1 है, सल्फर इधर भी 1 ही है, ऑक्सीजन नहीं बैलेंस है। तो जरा चेक करो ऑक्सीजन है कितने, 2 यहां पे हैं सर, 1 यहां पे है, तो सर क्या 2 + 1 यानी टोटल इधर की साइड हमें 3 मिल रही है, ठीक है। ध्यान से सुनना कि इधर ऑक्सीजन कितनी है, 3 मिल रही है। मुझे ऑक्सीजन यहां पे 3 बनानी है, तो जो भी नंबर ऐड करके आएगा, जो भी नंबर ऐड करके आएगा, कितना आया 3 आया, उसको यहां पे डायरेक्ट पुट कर देना है ऐसे, और जितना यहां पे लिखा है, जितना यहां पे लिखा है उससे क्या कर देना, डिवाइड कर देना ऐसे, ठीक। अब वैसे तो ये इक्वेशन बैलेंस है, लेकिन हम लोग फ्रैक्शन में नहीं लगा सकते, तो ये जो नीचे 2 आया है ना, इससे इस 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, इस 2 से क्या कर दो, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई। तो 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे ऐसा लिखा जाएगा 2ZnS प्लस 2 जब आगे यहां मल्टीप्लाई होगा तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 3O2। 2 जब यहां मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 2ZnO, और प्लस 2 जब यहां मल्टीप्लाई होगा, 2 जब यहां, अरे यार कहां चला गया, हाँ 2 जब यहां पे मल्टीप्लाई होगा इसके आगे तो क्या बन जाएगा 2SO2, ठीक। तो ये एक बैलेंस इक्वेशन लिखी गई भाई, यहां पे मैंने इसको किया भी था सेम तरीके से, 2 3 2 2, देख लो 2 3 2 2, बढ़िया। अब सर और एग्जांपल दीजिए, सर ऐसे तो नहीं समझ में आया, तो जरा इस तरह के और भी एग्जांपल दे करके तुम्हें बताते हैं। जैसे देखो C2H6 है, C2H6 है, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रही है, इससे CO2 बन रहा है प्लस H2O बन रहा है। जरा ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करो, ऑक्सीजन कार्बन के साथ कंबाइंड, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ है, लेकिन वही एलिमेंट क्या है, अकेला मिल रहा है। लग सकता है भाई, लगा दो, ठीक है। तो अब इसको भी करके दिखाता हूं मैं। दो कार्बन है तो यहां 2 कार्बन कर दो, हाइड्रोजन 6 हैं तो यहां पे क्या कर दो 3, ताकि 3 2 क्या हो जाए 6 हो जाए। फिर ऑक्सीजन काउंट करना, 2 2 4 और ये 3, तो 4 + 3 यानी 7,
अब ये जो नंबर आया है उसको मैंने क्या बोला था, डायरेक्ट यहां पुट करना और जितना यहां लिखा है उससे क्या कर देना, डिवाइड। और फिर उसके बाद जो ये नीचे वाला नंबर है इससे पूरी इक्वेशन को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो जब पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 2 इसके आगे लग जाएगा, यानी 2C2H6 प्लस 2 को यहां जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 7O2। और 2 जब यहां मल्टीप्लाई होगा, 2 ऑलरेडी लिखा है, 2 और मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा इसको 4CO2। और 2 यहां पे जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 लिखा हुआ है, 3 2 6H2O। तो इससे भी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। अब एक यार खुद से तुम लोग करके देखना कि हुई कि नहीं हुई। C3 नहीं, ये नहीं, C4H10 ले लो, ये हटाओ, C4H10 प्लस O2 और इससे बन रहा है सेम CO2 प्लस H2O। इस इक्वेशन को बैलेंस करके देखिएगा इसी मेथड से, अगर हो जाती है तो समझ लो ये मेथड तुम लोग ट्रिक नंबर 2 को भी तुम लोगों ने मास्टर कर लिया है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं इन क्वेश्चंस की तरफ। तो देखो यहाँ पे यार H2S प्लस Cl2 है, तो हमने क्या देखा यार, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 1 है, आगे 2 लगा दो, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सर हम देख रहे हैं कि सर 2 ऑड है, तो इवन बना दो 2 लगा करके। जब सर 2 लगा दिया तो आयरन भी 2 हो गए, तो क्या दिक्कत है, आयरन को भी इधर 2 कर दो। तो 2 2 4Cl और 4 + 2 यानी 6, क्या इधर 6 है, 2 3 6, हाँ बिल्कुल सही है। अब इसके बाद जरा देखो अगले वाले में क्या दिखाई पड़ रहा है, सर एक कार्बन यहां दिख रहा है, एक कार्बन यहां दिख रहा है, मतलब टोटल 2 कार्बन दिख रहे हैं। सर 2 ऑक्सीजन यहां दिख रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन भी 2 है। सर यहां कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, आगे 2 लगाओ, बैलेंस करो, फैट, काम खत्म। ठीक है, अब इसके बाद देखो अगली इक्वेशन KHCO3 से बन रहा है K2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। इक्वेशन बड़ी है, अब पहले ही सोचने लगे कि भाई ये तो काफी बड़ी इक्वेशन है, काफी ज्यादा टफ होगी, तो टफ ऑफ नहीं भाई। अब जरा तुम एक एक एलिमेंट को ऑब्जर्व करना। पोटेशियम कितने, 2, पोटेशियम कितना, 1। हाइड्रोजन ऑब्जर्व करना, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन इधर कितना, 1। कार्बन 1 है, इधर देखो 1 यहां है, 1 यहां है, मतलब टोटल 2 ये भी हैं, और कार्बन यहां कितना, 1 है। ऑक्सीजन 3 है, 3 यहां है, 4 5 6, मतलब इधर 6 है। तो यार इसको 6 बनाना है, इसको 2, इसको 2, इसको 2, मतलब आगे 2 लगाओ, ताकि 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6। सही है, ऐसे इक्वेशन बैलेंस होंगी। ठीक है, अब इसके बाद देखो अगली वाली। अच्छा यहाँ पे मैं तुम्हें अब एक और मेथड बता रहा हूं, उसके बाद अब सारी इक्वेशन जो भी यहाँ पे दे रखी हैं, पहले तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, इनको तुम्हें होमवर्क में करना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया, और इससे पहले वाली भी थोड़ा वीडियो में बैक जाना, फिर उसके बाद उनके भी स्क्रीनशॉट ले लेना और इनको खुद से ट्राई करना अगर इक्वेशंस को मास्टर करना है। अब मैं तुम्हें ट्रिक नंबर 3 और लास्ट ट्रिक बता करके इसको खत्म करता हूं। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे सामने और भी इक्वेशंस हैं, इनका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, तो टोटल 32 इक्वेशंस हैं, ये लास्ट कितना है, 32। अब मैं यहाँ पे ट्रिक नंबर 3 बता करके ये यहीं पे खत्म करता हूं, और जितनी इक्वेशंस मैंने छोड़ी हैं सबको तुम्हें करना है। अब जरा देखो अगली और लास्ट ट्रिक, ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 काम आती है सारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए। सर ये तो हमें मालूम ही नहीं है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हम बताते हैं क्या होता है। देखो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है, पहले तो कलर चेंज करा जाए। देखो ट्रिक नंबर 3, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म इस तरह की, A प्लस BC और इससे बन जाए AC प्लस B, ये डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म होगी। डबल डिस्प्लेसमेंट अगर इस तरह की रिएक्शन दिख रही है, AB प्लस CD और इससे बन रहा है AD प्लस CB, तो इस तरह की रिएक्शन को क्या बोला जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। अब जरा हम लोग सीखते हैं इस तरह की इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करा जाएगा। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं Al प्लस H2SO4 का, Al प्लस H2SO4 का, और इससे बन रहा है Al2SO4 होल थ्राइस प्लस H2। अब अगर इसमें तुम एक एक एटम को बैलेंस करने गए ना, तो समझ लो तुम फिर चले ही जाओगे। ठीक है, एक एक एटम को नहीं बैलेंस करना है। देखो इनको हम लोग कैसे करेंगे, अरे यार भाई, ठीक है, इन इक्वेशंस को देखो कैसे बैलेंस किया जाएगा। तो करना क्या है, यहां तुम्हें यार पूरा पूरा रेडिकल एटम उठाना है। क्या उठाना है, पूरा पूरा रेडिकल उठाना है। जैसे कि यहां पे देखो यार SO4 को, कंप्लीट SO4 को देखना, कंप्लीट SO4 को देखना, कितने दिखाई पड़े। सर इस आपने जो सर्कल किया, इस सर्कल के अंदर बताएं कि एक एक गिन के बताएं, गिन के नहीं, पूरा SO4 कितना दिखाई पड़ा।
ये SO4 का एक सर्कल मैंने बनाया, कितने हैं, तो ये एक दिखाई पड़ा सर हमें, पूरा SO4 एक दिखाई पड़ा। अब ऐसे ही जरा इधर देखना, SO4 कितने दिखाई पड़े सर, बाहर 3 लिखा है, मतलब क्या 3, हाँ 3 दिखाई पड़े। तो SO4 उधर कितने हैं, 3 है, इधर कितने हैं, 1 है। तो यार SO4 उधर 3 इधर 1, क्या करना पड़ेगा सर, 3 लगाइए, 3 लगा दिया ताकि 3 1 जा क्या हो जाए, 3 हो जाए। हाइड्रोजन देखो 3 2 जा 6, इधर कितने हैं, 2 हैं, आगे 3 लगाइए, 3 2 जा 6, इक्वेशन बैलेंस। ऐसे करना। अब एक और बताते हैं, देखो एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बताते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखो ये लेड नाइट्रेट PbNO3 होल्ट वाइज प्लस पोटेशियम आयोडाइड, इससे बन रहा है PbI2 प्लस KNO3। ठीक, देखो PbNO3 होल्ट वाइज प्लस KI, इससे बन रहा है PbI2 प्लस KNO3। कैसे बैलेंस करेंगे, वैसे ही देखना यार। NO3 देखिए कितने दिखाई पड़े सर, NO3 के बाहर तो 2 लिखा है, मतलब 2, हाँ 2। ऐसे ही NO3 देखो कितने दिखाई पड़े सर, 1 लिखा है, कुछ नहीं तो 1 लिखा है ना, तो 1 दिखाई पड़ा, इधर 2 दिखाई पड़ा। क्या करें उधर, 1 को 2 बनाने के लिए सर 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सर जब 2 से मल्टीप्लाई करिए तो पोटेशियम भी तो 2 हो गए, तो इधर पोटेशियम को भी तो 2 कर दो, 2 कर दिया। 2 किए तो आयोडीन भी तो 2 हो गए, लेकिन आयोडीन तो ऑलरेडी 2 है, तो इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो इस तरह से यार तुम लोग अपनी सारी इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हो। हम लोग इसको यहीं पे अब खत्म करते हैं। अब तुम लोगों ने ये सीख लिया है कि इक्वेशंस को बैलेंस किया कैसे जाता है। अब पता है यार, अगर इस टॉपिक को तुम्हें और बढ़िया करना है, इस टॉपिक को तुम्हें यार बढ़िया करना है, तो उसके लिए ये टिप फॉलो करना। सबसे पहली टिप क्या फॉलो करना, कि जो मैंने अभी तुम्हें 32 क्वेश्चंस दिए हैं, कसम खा लो कि इनको वापस से रिपीट करना है। इन 32 क्वेश्चंस को क्या करो भाई, कसम खा लो कि इनको वापस से हम रिपीट करेंगे। एक बार नहीं, आज करो, फिर उसके 1 दिन बाद या 2 दिन बाद वापस से रिपीट करो। वापस से क्या करना है, रिपीट करना है। कब रिपीट करना है, 1 से 2 दिन के गैप पे या 3 दिन के गैप पे कर लेना, तब तक तुम भूल जाओगे, मुझे पता है। तो वापस से रिपीट करो और देखो कि हम भूले कि नहीं भूले। अगर तुमने ये 32 इक्वेशंस अच्छे से मास्टर कर ली तो समझ लो भाई तुम्हें आ गई बैलेंसिंग, क्योंकि तुम्हारे लेवल पे बस इतने ही लेवल की बैलेंसिंग है, अब इससे ऊपर लेवल की बैलेंसिंग नहीं है। और भी टफ बैलेंसिंग है, ठीक है, लेकिन तुम्हें बस इतनी आनी चाहिए जो मैंने ये 32 क्वेश्चंस तुम्हें दिए हैं, दैट इज इनफ फॉर यू। अब जितनी भी इक्वेशंस हम लोग लिखेंगे बस इन्हीं 32 इक्वेशंस में घूम फिर रही होंगी और इन्हीं को हमें बैलेंस करना होगा। तो इतनी बात आई होप तुम्हें समझ में आई होगी। इसके बाद हम लोग अपनी अगली क्लास का टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब इसे बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। टिल देन इसको रिवाइज करो। ऑल द बेस्ट।